सो हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी डिस्कशन को। और फासिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फासिज्म कौन सी कंट्री में आया था? इटली में आया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनिटो मुसोलिनी। अब ये जो पार्टी बनी थी फासिस्ट पार्टी, ये बेनिटो मुसोलिनी ने बनाई थी क्या? बोलो बोलो। फासिस्ट पार्टी बेनिटो मुसोलिनी ने बनाई थी क्या? नहीं, उसने ज्वाइन करा था, है ना, फटाफट से उसको। अब हम ये बात करते हैं ये अपनी आइडियोलॉजी को फैलाएगा कैसे। याद रखना इसकी आइडियोलॉजी क्या थी। इट वॉज रेडिकल अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म, है ना। 1924 में इलेक्शंस होते हैं इटली में, ठीक है। तो इन द 1924 इलेक्शंस, आफ्टर इंटिमिडेशन ऑफ द इलेक्टर्स, 65% जो वोट्स थे दे वर कास्ट फॉर फासिस्ट। अब इंटिमिडेशन का मतलब क्या है? ये वाले वोट क्या प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस प्रक्रिया से पाए गए थे या फिर लोगों को डरा धमकाकर? बताओ बताओ। फासिज्म वैसे भी कैसी आइडियोलॉजी होती है? प्यार से बात करेंगे कि वॉयलेंस का यूज करेंगे? अथॉरिटेरियन वॉयलेंस का तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो डरा धमका के लोगों को 65% जो वोट थे वो फासिस्ट ने अपनी कैटेगरी में रख लिए, ठीक है। याद है ना, वहाँ पर एक उथल पुथल चल रही थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी वैसे भी आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन लीडर बनेगा, कौन कंट्री चलाएगा। तो वहाँ के राजा ने मुसोलिनी को इनवाइट करा था कि तुम सरकार मतलब बनाओ, ठीक है। वहाँ पर एक सोशलिस्ट लीडर था। जैसे रशिया के अंदर मेन लीडर कौन सा था? बोलो गौरव, कौन था रशिया के अंदर मेन लीडर? ठकुरैन बोल, गूंगी कुछ तो बोल। लेनिन। लेकिन लेनिन अपनी जगह किसको देकर जाता था? बताओ। जब भी रशिया में जो रूल चलता था लेनिन किसको अपनी जगह देता था? लियोन ट्रॉट्स्की को, है ना। ऐसे ही यहां पर भी एक सोशलिस्ट लीडर था, मेटियोटाई। ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर जिसने यहां पर जो चुनावी प्रक्रिया हुई थी उसको क्वेश्चन करा था कि ये फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं हुए। और जब इसने ये इस बात को रेस करा ना, इसका मर्डर हो गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट को बॉयकॉट करा इन प्रोटेस्ट। अब सत्ता के अंदर आके कौन बैठा हुआ है? किसकी सरकार चल रही है? बताओ। मुसोलिनी की। जितने भी लोग इसे अपोज कर रहे हैं ये उनका मर्डर करवा रहा है या फिर इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट को बॉयकॉट करा इन प्रोटेस्ट। मुसोलिनी ने कैसे रिएक्ट करा? सत्ता के अंदर तो यही बैठा हुआ था ना। मुसोलिनी ने रिएक्ट करा बाय बैनिंग ऑपोजिशन पार्टीज एंड थ्रू सेंसरिंग प्रेस। बड़े सारे ऑपोजिशन लीडर्स को या तो मार दिया गया था या उनको जेल हो गई थी। इसने अपना एक टाइटल रखा था इटली में, एल ड्यूस। तो आफ्टर रेज्यूमिंग द टाइटल ऑफ एल ड्यूस, जो मुसोलिनी था 1926 के अंदर ये डिक्टेटर बन गया और उसने बोला मेरे पास पावर है देश के लिए कानून बनाने की, मैं ही कानून बनाऊंगा। यानी कि बीइंग अ डिक्टेटर इसने पार्लियामेंट की पावर सारी किसके पास रख ली? खुद के पास। ओके। इसने एक लॉ पास करा जिससे इसने बोला कि कोई भी अगर देश में स्ट्राइक करता है, लॉकआउट करता है, धरना मोर्चे प्रदर्शन करता है तो वो बैन है, उसको जेल हो जाएगी, उसको शूट कर दिया जाएगा। जितने भी यूनियन ग्रुप्स थे, जो एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशंस थे, इनको ऑर्गेनाइज करा गया कॉरपोरेशंस में। मतलब बड़े बड़े संगठन में इसने बनाए और ये बोलता था कि मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है, किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है
कौन से रीजन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय करके तुम्हें एक प्रोडक्ट बनाना है, रिसोर्सेज बनाने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये मैं बताऊंगा। 1938 में पार्लियामेंट को इसने अबॉलिश कर दिया, ठीक है, और पार्लियामेंट वॉज रिप्लेस बाय अ बॉडी जो कि रिप्रेजेंट करती थी फासिस्ट पार्टी को और इन सारे कॉर्पोरेशंस को जिसको मुसोलिनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहा था। ये सारी की सारी घटना प्रक्रिया इतनी फास्ट हुई कि मुसोलिनी का दबदबा जो था वो डायरेक्ट तौर पर देखा जा सकता था इटली की अर्थव्यवस्था के अंदर, और उसके बाद हद से ज़्यादा पावर आ गई एंड ही बिकेम द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज हेड ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इटली। अब जैसे हमने ये पैराग्राफ अभी पढ़ा, मुझे एक बात बताओ, एक ही पैराग्राफ के अंदर सब कुछ चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, यहां से यहां तक की प्रक्रिया में सब कुछ चेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते श्रेया, मुसोलिनी एकदम से रॉकेट बनकर एकदम से उठा, बहुत फास्ट ग्रोथ करी इसने, है ना? बिल्कुल। अब मुसोलिनी का एक पैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है पोप के साथ। आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो पोप है आज भी ये पोस्ट होती है। जैसे मुसलमानों की हाईएस्ट लीडर टर्की में जो बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है? खलीफा। सरदारों में कौन होता है हाईएस्ट पोस्ट पर? जत्थेदार। गोल्डन टेम्पल अमृतसर है ना, उधर बैठते हैं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन। ऐसे ही ये जो क्रिश्चियनिटी के साथ एसोसिएटेड जो लोग होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनके लिए हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होती है? पोप। पोप ना कहां पर बैठते हैं? वेटिकन सिटी में। और वेटिकन सिटी कहां पर है? रोम, इटली, ठीक है। एंड इट इज अ हेडक्वार्टर ऑफ रोमन कैथलिक चर्च, ठीक है। इट्स होम टू द पोप। और आप ये देखो, ये आपका कैथलिक चर्च, ठीक है। ही इज पोप। क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी। अभी करंट पोप कौन है? पोप फ्रांसिस, ठीक है। पोप फ्रांसिस। इनको क्या कैसे देखा जाता है? प्रोटेक्टर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, एंड प्रमोटिंग ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल। मुसोलिनी का पैक्ट साइन हुआ था पोप के साथ। मुसोलिनी कहाँ का था और ये पूरी का पूरा घटनाक्रम कहाँ पर चल रहा है? इटली के अंदर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्टेबिलिटी टू द फासिस्ट पार्टी, मुसोलिनी वन ओवर द रोमन कैथलिक चर्च बाय रिकॉग्नाइजिंग द वेटिकन सिटी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मुसोलिनी की हरकतें पोप को पसंद आएंगी? बताओ, इसका वायलेंस पसंद आएगा? नहीं ना। तो मुसोलिनी ने रोमन कैथलिक चर्च का दिल जीत लिया, पोप का दिल जीत लिया। उसे ऐसा लगा, वो हम अभी देखेंगे आगे चलकर के सच में इसकी हरकतें काम आई कि नहीं आई,
लेकिन इसने क्या करा, इसने वेटिकन सिटी को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करा कि मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तो जब इसने ऐसा करा तो चर्च, ये जो रोमन कैथोलिक चर्च था वेटिकन सिटी का, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द किंगडम ऑफ इटली। रोमन कैथोलिक फेथ वॉज मेड द रिलीजन ऑफ इटली और कंपल्सरी रिलीजियस टीचिंग्स स्कूल में जो है वो ऑर्डर करी गई मुसोलिनी के द्वारा। अब पोप और मुसोलिनी के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था? लेटरन ट्रीटी। ठीक है, लेटरन ट्रीटी, जिसको साइन करा गया था 1929 में, जब अमेरिका में किसकी शुरुआत हो गई थी? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की, आफ्टर द फॉल ऑफ या क्रैश ऑफ इट्स स्टॉक मार्केट। ओके, अब इटली की समस्या क्या थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पर? ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन जो बेरोजगारी की समस्या थी वो सॉल्व नहीं हो पाई इटली के अंदर। हालांकि बड़े सारे जनता के हित में काम करे जा रहे थे, लाइक बिल्डिंग न्यू ब्रिजेस, रोड्स, कैनाल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लेकिन इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आने के बावजूद भी कोई एक ठोस सॉल्यूशन नहीं मिल सका इटली को और इटली के निवासियों को बेरोजगारी की समस्या से। साल 1935 की बात है, जब आपको पता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत में आया था 1935 वाला, उस टाइम पर मुसोलिनी ने यानी कि इटली ने इन्वेड करा था इथियोपिया को। ऐसा इसलिए करा गया था कि लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करा जा सके फ्रॉम इकोनॉमिक ट्रबल्स दैट पीपल वर फेसिंग। अब आप कहोगे इससे अटेंशन कैसे डाइवर्ट होगा? याद है मुसोलिनी किस चीज़ को प्रमोट करता था और अभी तक क्या फैला चुका होगा? नेशनलिज्म नहीं, अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो जब इटली का युद्ध होगा इथियोपिया के साथ, तो आपको क्या लगता है अभी मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप की छत्र छाया के अंदर जो इटली के जो निवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो आर्म फोर्सेस हैं, वो किस पे फोकस करेंगे? अपनी आर्थिक परेशानियों पर या फिर इथियोपिया को कब्जा करने के लिए, हराने के लिए? बताओ, हराने के लिए, राइट? यहां तक बात समझ में आई आपको? आगे बात करते हैं। जर्मनी इन पोस्ट वॉर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। कौन सा ग्रुप हारा था? ट्रिपल अलायंस, सेंट्रल पावर्स, जिसके अंदर कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, इटली नहीं था, टर्की एंड बल्गेरिया। फ्रॉम 1918 टू 1933 जर्मनी एक रिपब्लिक था। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोग प्रीएम्बल वाला चैप्टर कर चुके हो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ। क्या इंडिया एक रिपब्लिक है? क्या होता है रिपब्लिक का मतलब? हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क नहीं होता, लेकिन इलेक्शन से भी आता है। जैसे हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाँ, मतलब जो भी इलेक्शन से तो आता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। प्रेसिडेंट क्या हमारे देश में ऐसे खानदानी परंपरा से चला आ रहा है? बताओ, द्रौपदी मुर्मू जी का कोई खानदान है जो कि उनके बच्चे रहे हो पहले, उनके पूर्वज रहे हो पहले प्रेसिडेंट, अब वही वो बनते बनते वो बन गई? ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, जर्मनी शुरू में रिपब्लिक था। अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जिन फैक्टर्स की वजह से फासिज्म जर्मनी के अंदर फैला, इसके पीछे बड़े सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब फासिज्म हम समझ गए ना, फासिज्म की आइडियोलॉजी जो जर्मनी में फैली, ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा अलग फ्लेवर के साथ जर्मनी में आएगी ये फासिज्म की आइडियोलॉजी, लेकिन बात तो वही है।
रेडिकल अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म, जहाँ पर डिक्टेटोरियल पावर होती है, ऑपोजिशन को फोर्सेबल तरीके से सप्रेस करा जाता है, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो हम थोड़ा सा पास में चलते हैं। 1871 और 1914 के बीच में, जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट नहीं हुआ था, जर्मनी हैड राइजन टू द डिजी हाइट्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अकम्प्लिशमेंट। जर्मनी अपने चरम सीमा पर था, आर्थिक व्यवस्था के मामले में, राजनीतिक व्यवस्था के मामले में, और कल्चर को लेकर, अपने ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, परंपरा को लेकर। जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम पर, वहाँ पर जिस प्रकार का विज्ञान जो पढ़ाया जाता था, जो फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट था, जो म्यूज़िक थे, वो इतना पॉपुलर था, ये सारे सब्जेक्ट्स और ये सारे लिटरेचर, आर्ट वगैरह, कि वो पूरी दुनिया में प्रचलित थे। जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की फील्ड में इवन ब्रिटेन और यूएसए से भी आगे निकल गया था। इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस और महारत उसने हासिल कर ली थी। लेकिन जर्मनी जब हारता है और जो उसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, तो इसकी वजह से जर्मनी के लोगों को ना बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। इट कॉज अ डीप शॉक टू द जर्मन पीपल। वर्ल्ड वॉर 1 में हारा तो चलो वो तो ठीक आता है, वो तो ठीक समझ में आता है हमें कि ग्रुप के साथ हारा, अपने ट्रिपल अलायंस के साथ हारा, सेंट्रल पावर के ग्रुप के साथ हारा, लेकिन उस ग्रुप की बैकबोन था जर्मनी, अगर आपको पता हो। ह्यूमिलिएशन क्यों होती है? थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जिसमें वॉर इंडेमनिटी पे करने को बोली जाती है, इसे, है ना। और यहाँ पर ना लिख नहीं रखा था इन्होंने, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी को वॉर इंडेमनिटी कितनी पे करनी पड़ी थी, वो थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है, उसके तहत ना एक चीज़ वो हुई थी, साइन हुई थी, 1921 लंदन स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ उसको। लंदन शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स, इसी ट्रीटी के अनुसार ये एक टर्म था, मतलब एग्रीमेंट था, टर्म एंड कंडीशन थी, विच रिक्वायर्ड जर्मनी टू पे 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स, यानी कि 33 बिलियन डॉलर। ठीक है, 33 बिलियन डॉलर, इतना उसको पे करना पड़ेगा, इन रिपरेशन टू कवर सिविलियन डैमेज कॉज ड्यूरिंग द वॉर। $32 बिलियन कितना होता है देख लो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख 72,000 करोड़। उस ज़माने के अंदर, ज़माना भी देख लो ज़रा, 1920 लेट अर्ली 1900, 1920s। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन फर्दर डीपेंड देयर फ्रस्ट्रेशन एंड इट प्रॉम्प्टेड देम टू टर्न अगेंस्ट द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। लोगों का क्या कहना था, लोगों ने ब्लेम किसके ऊपर लगाया? जो सरकार वहां पर थी, कि हमें तुम्हारी वजह से क्या करना पड़ा, ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि दोस्तों पता है बात क्या थी, कि जर्मनी के जो लोग हैं ना, उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत थी। जैसे ये वाली चीज़ ना यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी जगह पर पाई जाती है। आपको पता है ना एक बात, जो प्लेटो है वो अपने काम को क्यों लिखता है? ठकुराइन याद है, मैंने बताया था आपको कि सोक्रेटिस को जहर देकर मारा गया था, वो उसका गुरु था प्लेटो का। तो प्लेटो पूरी जिंदगी डेमोक्रेसी से नफरत करता है और उसी के चक्कर में अपने वो वर्क लिखता है, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन।
और याद है जो प्लेटो का जो देश था, सिटी स्टेट जो थी, वो हार गई थी पेलोपोनेशियन वॉर में। तो प्लेटो को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी इस बात से। ग्रीस हार गया था ना स्पार्टा के सामने। उस वॉर का नाम था श्रेया पेलोपोनेशियन वॉर। तो प्लेटो ना पूरी जिंदगी बहुत उदास रहा, मतलब जब तक पूरी जिंदगी इन द सेंस के मतलब वो यंग था उस टाइम पर, और उसको ये लगा कि ये डेमोक्रेसी वगैरह बकवास है, डेमोक्रेटिक रूल है, और ये फिर भी नहीं मतलब जीत नहीं पाए और हमारी नाक कटवाती, जबकि हम स्पार्टा से कभी भी नहीं हारे थे। लेकिन वॉर ऑफ पेलोपोनेशिया, या जिसको पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, इट वॉज अ डिसाइसिव बैटल, कि जब स्पार्टा जो है उस रीजन में एक उसका दबदबा छा गया था, उसका कंट्रोल छा गया था, और ग्रीस की नाक कट गई थी। सिमिलरली यहां पर क्या है, जर्मनी के लोग अपने देश से काफी ज्यादा प्यार करते थे। समझने की कोशिश करो उस बात को, अभी मैं कनेक्शन करवाता हूं आपकी बातों का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की हार होती है, हार तो छोड़ो, जब ये ट्रीटी साइन होती है वर्सलिस, और जर्मनी को पूरे का पूरा गिल्टी ठहराया जाता है, जर्मन लोग जो थे वो आग बबूला हो गए इस बात से, और उनको ये लगा, जैसे प्लेटो को लगा ना कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो बेकार है, कुछ बचा तो पाई नहीं, नाक कटवाती हमारे देश की, ऐसे ही यहां पर रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट थी, तो जर्मन लोगों को समझ में आ गया ये सब इलेक्टेड हेड वगैरह होना, ये सब बकवास की बातें हैं, बचा तो नहीं पाए ना जर्मनी को, जिता तो नहीं पाए ना, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की ऐसा तो नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को लाइट करवा दिया हो, नाक तो कटवा दी ना हमारी पूरी दुनिया के सामने। अब मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूं, ऊपर आओ। हमने फासिज्म के कंटेक्स्ट में एक चीज पढ़ी ना कि फासिज्म क्या होता है, रेडिकल ऑथोरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म में होता है। अब जब ऑलरेडी जिस देश के लोग इतने भावुक हैं, अपने देशभक्ति के लिए इतने जागरूक हैं, अगर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, तो मुझे एक बात बताना, क्या हिटलर जैसे बंदे के लिए आसान नहीं है प्रवोक करना कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट को साइड करो, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बेरोजगारी से बाहर निकालूंगा, मैं जर्मनी का बदला दूंगा, जो उसको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है मैं उसका बदला दूंगा। तो लोगों की उम्मीद नहीं जागी कि क्या बताओ होगा ना ऐसा? तो अब होता क्या है, अब समझ जाओ कि जर्मन फासिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि जर्मनी के लोग ऑलरेडी कैसे थे, नेशनलिस्ट थे, और फासिज्म को अगर मैं जर्मन नेशनलिज्म के साथ मिक्स कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिसमें लोग अपने देश के लिए मरने कटने तक को तैयार है, राइट? एंड दे डेवलप डीप हेट्रेड टुवर्ड्स रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तो जर्मन फासिज्म की जो ओरिजिन है वो 1919 में जाती है, जब जर्मनी को धूल खानी पड़ी वर्ल्ड वॉर 1 में, वो हारा, प्लस ह्यूमिलेशन का सामना करा उसने थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। तो यहां पर उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रुप था 7 आदमियों का, ये लोग सारे के सारे जर्मनी के शहर म्यूनिक में मिलते हैं, एंड दे फाउंडेड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, शॉर्ट में जिसको बोला जाता है नाजी पार्टी। इन 7 लोगों में से एक यंग पर्सन था एडोल्फ हिटलर। इसकी मूंछों की आपने काफी तारीफ सुनी होगी ना, कभी एडोल्फ हिटलर जो पूरी मूंछें नहीं रखता था कभी भी, पता है आपको ये वाली बात? चार्ली चैपलिन जैसा। लेकिन बेटा ये हंसाएगा नहीं है ठकुराइन एंड ये इसका पार्टी का सिंबल था। ये इसकी स्पीचेस जनता के सामने, यूथ के सामने इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ होती थी कि मरे हुए लाश में भी जान फूंक दे, ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के द्वारा।
वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर ही सर्व इन जर्मनी की आर्मी की यूनिट का नाम है बेवेरियन आर्मी। इसको ऊपर वाले की ब्लेसिंग प्राप्त थी। ही वॉज अ गिफ्टेड स्पीकर। गिफ्टेड स्पीकर क्यों? याद है ये वाली बात लेनिन के बारे में भी कही जाती थी, ट्रॉट्स्की के बारे में भी कही जाती थी, स्टालिन के बारे में भी कही जाती थी, लेकिन पर्टिकुलरली लेनिन, है ना, बिकॉज ही कुड विप अप द पैशन ऑफ द ऑडियंस। जहां से जाता था लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। देखो मैं आपको दिखाऊं हिटलर की स्पीच असेंबली, किसी भी एक स्पीच असेंबली को देख लो। बोलने का मौका ये जो उसका मिलता था, यहां पर देखो ये देखो हिटलर, ये रहा, ये इसकी पार्टी का सिंबल, नाजी पार्टी। ये सारे यूथ और वो सारे लोग जो कि नाजिज्म की आइडियोलॉजी से वाकिफ रखते हैं। - 1923 में हिटलर अटेम्प्टेड टू कैप्चर पावर इन बेवेरिया, जर्मनी के अंदर ही, मतलब वो सत्ता में आना चाहता था। इसने जो क्रांति लाने की कोशिश करी नेशनल लेवल पे, रेवोल्यूशन, ये इतना आसान भी साबित नहीं हुआ, बिकॉज म्यूनिक के बॉर्डर पर प्रशासन ने जान लिया ये क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसको जेल हो गई। लेकिन यहां से हमें एक बात सीखने को मिलती है हिटलर के जीवन काल से, जब आपके इरादे बड़े होते हैं ना, तो कभी कभार जब आपको सेटबैक भी लगे ना, आपको झुकना नहीं चाहिए। बिकॉज सुल्तान की खास बात होती है, याद है ठकुराइन, गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए सुल्तान बनने के लिए। तुम अभी भी हंसते रहते हो निब्बियों की तरह। तुम्हें वैसा बनना चाहिए जैसे उसकी वो बीवी थी ना, किसकी बीवी, वो जार निकोलस टू की, वही था ना वो जोरू का गुलाम। हाँ, वो सिखाती थी उसको कि करना क्या है बेटा तुम्हें। तो ड्यूरिंग हिज टाइम इन प्रिजन इसने बुक लिखी थी, याद है मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मीन कैंप माई स्ट्रगल, एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक कंटेनिंग हिज पॉलिटिकल आइडियाज। और यहां से हमें हिटलर की आइडियोलॉजी के बारे में पता लगता है। ये छोटा सा सैनिक था, मतलब छोटी पोस्ट पर सैनिक था ये बेवेरियन आर्मी में। इसके माँ बाप को ज्यूज ने मार दिया था और तब इसने प्रण लिया था कि जो प्योर आर्यन ब्लड के जो लोग हैं वो कौन है जर्मनी के अंदर, इसने क्लेम करा, मतलब कौन है वो, नाजीज। और मैं ज्यूज का खात्मा सिर्फ जर्मनी से नहीं पूरे विश्व से कर दूंगा। ये भाई साहब अपने आप को ठकुराइन भगवान परशुराम समझ रहे थे, जैसे क्षत्रियों को मिटा चुके ना 7 बार। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तादाद में इसने ज्यूज को मारा है। श्रेया, यही तो वो महान कैरेक्टर है जिसकी वजह से इजराइल पैलेस्टीन आर्मी बड़े हुए हैं, है ना। तो इंसान ऐसा होना चाहिए, पता है, दुनिया से चला जाए लेकिन अपनी छाप छोड़ जाए, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, वो आप डिसाइड कर लो। आपकी वजह से लोग क्रांति करते रहे, लेकिन तो इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1932 कितने साल रह गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को?
अरे भाई कितने साल रह गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नहीं पता कब स्टार्ट होता है? बताओ अभी 7 साल। सोच रहे हैं बैठ के। कम्युनिस्ट पार्टी पोल्ड अप अबाउट 6 लाख वोट्स, 60 लाख वोट, सॉरी, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 60 लाख वोट्स। 6 मिलियन वोट्स मिले कम्युनिस्ट पार्टी को। जो ये कैपिटलिस्ट और जो प्रॉपर्टी ओनर की जो क्लास थी, दे टिल्टेड टुवर्ड सपोर्टिंग फासिज्म एंड हिटलर ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करी सत्ता में आने के लिए। क्या कम्युनिस्ट पार्टी इसकी पार्टी थी? बताओ जिसको ये वोट मिले। बोलो, इसकी पार्टी का नाम क्या था? इसकी पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। इसने पहली बार जब क्रांति लाने की कोशिश करी थी तब ये म्यूनिक में पकड़ा गया और उसको क्या हो गई थी? जेल हो गई, है ना? जेल में इसने कौन सी किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी? मीन कैंप, माई स्ट्रगल। अच्छा, गांधी जी की भी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है उसका? वैसे तो बड़ी सारी हैं, लेकिन क्या नाम है इसका? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सुना है आपने इसके बारे में? लेकिन हुआ क्या, कम्युनिस्ट पार्टी के जीतने के बावजूद भी, जो कि 60 लाख वोटों से जीती, कैपिटलिस्ट क्लास और जो प्रॉपर्टी ओनर जो क्लास थे जर्मनी के अंदर, उन्होंने क्या डिसाइड करा? दे टिल्टेड टुवर्ड सपोर्टिंग फासिज्म। और यहां पर एक फुल स्टॉप है। हिटलर ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की कोशिश करी ताकि वो सत्ता में आकर बैठ सके। हम एक बात पढ़ते हैं यहां पर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी जर्मनी के अंदर, इट वॉज फाउंडेड एज जर्नल जर्मन वर्कर्स एसोसिएशन 23 मई 1863 को इन लिप्जिग। लिप्जिग कहां पर है? जर्मनी के अंदर। लिप्जिग की बात मैं बताऊं आपको, यहां पर दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप करी गई थी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, विल्हेल्म, या जिसको विलियम भी बोलते हैं, विलियम वुंड, WUNDTH, विल्हेम वुंड या विलियम वुंड। सबसे पहली दुनिया की साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, टू ट्रीट क्लाइंट्स विद सम और द अदर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तब ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फाउंडर कौन था इसका? जर्मन वर्कर्स एसोसिएशन का, या जिसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बोलते थे, फर्डिनेंड लेसेले। जर्मनी के जो एलिट लोग थे, उस तबके के जो लोग थे लेट 19th सेंचुरी में, दे कंसिडर्ड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोशलिस्ट पार्टी अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूली यूनिफाइड रीच। रीच क्या है? रीच क्या है? रशिया का डूमा क्या है रशिया के लिए? पार्लियामेंट। तो ये रीच टैग क्या है, जिसको शॉर्ट में रीच भी बोला जा रहा है?
ये गवर्नमेंट बिल्डिंग थी एक प्रकार से, जो उसका पार्लियामेंट था, जहाँ पर उसके जर्मनी के मतलब लॉज बिल्स वगैरह ये सब जो बनते थे। देखो लिखा हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। रीच्ड एट, इट वॉज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ नाजी जर्मनी। ये ठीक है। तो बिस्मार्क ने इस पार्टी को बैन कर दिया था फ्रॉम 1878 टू 1890। एंड बिस्मार्क कौन सा पर्सन था जर्मनी के लिए, जिसने वही काम करा था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां पर करा था, इंडिया में, है ना। सेम चीज बिस्मार्क ने करी थी जर्मनी के अंदर, है ना। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है, काफी सारे साल आगे निकल जाते हैं, 1945 में विद द फॉल ऑफ हिटलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज रिवाइव्ड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, इट वॉज द ओनली सर्वाइविंग पार्टी फ्रॉम द वीमर पीरियड विद द रिकॉर्ड ऑफ ऑपोजिशन टू हिटलर। लगातार सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी थी जब से उसका गठन हुआ था और हिटलर के मरने तक, जब से उस पार्टी के लीडर्स को हिटलर के बारे में पता लगा था, पूरी जर्मनी में, पूरे वीमर रिपब्लिक के अंदर, जर्मनी को वीमर रिपब्लिक भी बोलते हैं, पूरे वीमर रिपब्लिक में, पूरे ये हिटलर के कार्यकाल में सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका रिकॉर्ड है पूरा कि वो हिटलर को लगातार क्रिटिसाइज करती हुई बिना डर के। बाकी सारी पार्टी हिटलर को चाहे हेट करे चाहे लाइक करें, वो डरती थी। तो यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस में रही है क्या? बताओ, मैं कह रहा हूं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस में रही है क्या? नहीं। हिटलर के टाइम पर ये शांत पड़ गई थी, लेकिन जब हिटलर की मौत होती है 1945 में, गोली मार लेता ना हिटलर अपने आप को, तो ये पार्टी रिवाइव हुई। फिर वीमर पीरियड, बेसिकली वीमर कोई पीरियड नहीं है, वीमर रिपब्लिक जो है वो जर्मनी को ही बोला जा रहा है, कोई वीमर कोई पीरियड नहीं होता यहाँ पर। एक्चुअली आप इस टाइम को, जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कंटेक्स्ट में जब वीमर पीरियड को बोला जा रहा है, ये ऐसा टाइम पीरियड जब हिटलर सत्ता में आ गया था श्रेया, और जब तक उसकी मौत नहीं होती है 1945 तक, ये इसको बोला जा रहा है वीमर रिपब्लिक। एक्चुअली इसी को बोला जाता है कि जर्मनी या जर्मन के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो कब तक लॉ मेकिंग वगैरह ये सब कर सके, मतलब जर्मन पीरियड को ही वीमर रिपब्लिक पीरियड बोला जाता है। समझ में आया? लेकिन हिटलर की पार्टी मत भूलना, हिटलर की पार्टी कौन सी है? बताओ। नाजी पार्टी, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसको हिटलर ने फाउंड करा था अलोंग विथ 6 अदर पीपल। 7 लोगों के द्वारा फाउंड हुई थी ना ये। देखो तमिलनाडु वालों को ये टेक्स्ट मिल गया कि बीच में देखो इन्होंने स्वास्तिक बैनर बना दिया यहाँ पर। नाजी स्टेट ऑफ हिटलर, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, जनता उससे नाराज थी ना, वो गिर गई, क्योंकि जो कम्युनिस्ट थे दे रिफ्यूज टू कोलैबोरेट विद द सोशल डेमोक्रेट्स। उसके बाद जो भी इंडस्ट्रीज थे, बैंकर्स थे, जंकर्स थे, मतलब जिनके पास भी पैसा था, प्रॉपर्टी क्लास और लैंड ओइंग क्लास, ठीक है, उनको बोला जाता है जंकर। उन्होंने प्रेसिडेंट जो था वॉन हिंडनबर्ग, इसको बोला कि आप ना अपनी सरकार में
हिटलर को चांसलर डिक्लेयर कर दो। आज भी जर्मनी के अंदर जो टॉप लेवल का जो पर्सन होता है, हाँ जी हाँ जी, हाँ वहाँ पर 3 पार्टी थी, नाजी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अदर पार्टीज भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनकी इतनी दम नहीं थी कि वो चुनाव में खड़े हो सकें, क्योंकि लीडर्स का मर्डर हो जाता था, ठीक है। और जो चुनाव में खड़े होते भी थे तो जैसे कहते हैं ना जमानत जब्त हो जाना, उतने वोट से उनको मिलते ही नहीं थे। क्योंकि जर्मनी के लोगों के अंदर क्या है श्रेया, कि लीडर्स को भी पता था जो पार्टी बना रहे थे कि चुनाव के अंदर तो हम तभी जीत सकते हैं जब नेशनलिज्म की भावना को हम लोगों की एक जागरूक करें, बिना उसके पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ भी करना। ओके, नहीं यहाँ पर अलाउड थी पार्टीज, मतलब वो करके, क्योंकि अभी हिटलर अपने अपने, हाँ मल्टी पार्टी हुआ, लेकिन उनको पता था कोई जीतेगा ही नहीं बेफालतू में, क्या करना, दबदबा होना चाहिए, बोलबाला होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आराम से हर कोई मतलब आके इलेक्शन लड़ लेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन था जर्मनी का? वॉन हिंडनबर्ग। उसने जनता की दरख्वास्त पर, ऑपोजिशन पार्टीज की दरख्वास्त पर, ऑपोजिशन पार्टीज तो नहीं, मतलब ऐसे ग्रुप्स बोलना चाहिए मुझे, जो कि चाहते थे हिटलर को सपोर्ट करवाना, उसकी दरख्वास्त पर इसने क्या करा, हिटलर को चांसलर बना दिया। ये था। हिंडनबर्ग। हिटलर की हरकतें देखो, हमेशा इसके सामने सर झुका ही रहता था। मालिक शुक्रगुजार हूं मैं आपका, लेकिन उसको क्या पता था अभी हिंडनबर्ग को कि उसने किसके ऊपर ट्रस्ट करा है। हिंडनबर्ग और हिटलर, एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि हिंडनबर्ग को जर्मनी को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत काबिल पर्सन की जरूरत थी, तो उसने हिटलर के ऊपर ट्रस्ट करके उसको चांसलर बना दिया, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। श्रेया क्या पूछ रहे हो? वाई डिड बिस्मार्क आउटलॉ डेमोक्रेटिक पार्टी, डिड ही सपोर्ट नाजी और कम्युनिस्ट पार्टी? ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन उसको ये पार्टी ठीक नहीं लगती थी, वो उससे उसके मतलब कामों से ना खुश नहीं था। लेकिन कभी भी बिस्मार्क की आइडियोलॉजी से हमें ये नहीं पता लगता कि अगर उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को क्रिटिसाइज करा तो उसने नाजी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करा प्रॉपर तरीके से। मैंने समझ गए हो, बात का लिंक एक साइड है, उससे दूसरा लिंक नहीं बनाया जा सकता है। बिस्मार्क बेसिकली एक प्रकार से लीडर ही था। यहां पर देखो, मैं आपको पहले बिस्मार्क दिखाऊं भी। ये भी आपको हिंडनबर्ग की तरह ही लग रहा होगा वैसे तो। इसका पूरा नाम जान लो पहले, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। एंड ही वॉज अ प्रूशियन एंड लेटर जर्मन स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट। ये पहले हेड था प्रूशिया का, बाद में आपको पता है प्रूशिया टेरिटरी तो होती है मेन जर्मनी की, और जर्मनी का फिर हेड बना था। एंड ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो रीयूनिफिकेशन। था लीडर ही, इतना पता लग गया श्रेया। मतलब पहले प्रूशिया का लीडर था, बाद में जब जर्मनी वो बनता है प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर मर्ज होता है, तो वो लीडर बनता है। लेकिन मैं आपको वही वाली बात तो बता रहा हूँ यार, बिस्मार्क का ज़माना और वो जो हिटलर का ज़माना है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। बिस्मार्क का आप कार्यकाल तो देखो एक बारी, टाइम तो देखो। यहाँ पर जो बिस्मार्क की बात हो रही है 1870s की बात हो रही है उसकी। ये जो बॉक्स था ना, इस बॉक्स से कुछ भी रिलेट करने की कोशिश मत करना, ये बॉक्स सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में आपको बता रहा है।
इस पार्टी का करियर कैसे रहा है। यहां से किसी लीडर को जोड़ने की कोशिश मत करना। बिस्मार्क और हिटलर का कुछ लेना देना है क्या, कुछ भी बताओ? बिल्कुल नहीं। आप ऐसा मान लो कि बिस्मार्क एक ऐसा लीडर, मतलब एक कहने, मतलब एक समझने के पर्सपेक्टिव से मान लो एक ऐसा लीडर कि जैसे इंडिया से कोई लीडर हो, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, और हिटलर एक ऐसा लीडर कि बंटवारे के बाद कोई लीडर आ रहा हो, तो जमीन आसमान का फर्क है। ओके, समझ में आया? इसलिए आगे बढ़ूं मैं। डोंट वरी, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तब आपको बिस्मार्क के बारे में अभी मैं इतना कुछ बता नहीं सकता, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बिस्मार्क को, क्योंकि जर्मन रीयूनिफिकेशन के अंदर आपको रोल तो जानना पड़ेगा ना कि उसने कैसे ये, हाँ अगर उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल से कंपेयर करते हैं, अगर हम उसको सिमिलैरिटीज़ अगर हम बताते हैं, तो जानना पड़ेगा ना कि जर्मनी के अंदर क्या दिक्कत थी अगर उसने जर्मनी को यूनिफाई करा। तो हिटलर वॉज डिक्लेयर्ड एज चांसलर इन 1933। नाजी स्टेट ऑफ हिटलर, इट इज नोन एज थर्ड रीच। इट ब्रॉट एन एंड टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। थर्ड रीच मतलब क्या? तीसरी बार वहां पर पार्लियामेंट का गठन होने जा रहा है। जैसे याद है रशिया के अंदर भी चौथी बार ड्यूमा कोलैप्स हुआ था, याद है वाली चीज? उसके बाद क्रांति आई थी। और हिटलर के अंतर्गत ये जो रीस्टैग है, यानी कि जो जर्मन पार्लियामेंट है, थर्ड टाइम उसको रिऑर्गेनाइज करा जा रहा है, और उसके रिऑर्गेनाइजेशन के बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म हो गई जर्मनी में। जो वीमर रिपब्लिक का जो फ्लैग था पहले, हिटलर ने इसको रिप्लेस कर दिया बाय द स्वास्तिक बैनर फ्लैग ऑफ नेशनल सोशलिज्म। पहले मैं आपको वीमर रिपब्लिक का फ्लैग दिखाता हूं। नाइनटीन 18 से लेकर 1933 तक। ये नाजी जर्मनी का फ्लैग, ये देखो उस टाइम पे ये सिंबल था, इसको कुछ रिलेट करने की कोशिश मत करना इंडिया से, ठीक है? सिर्फ एक सिंबल था उसकी पार्टी का। कहीं आप ये सोचो गायत्री मंत्र गाता था या फिर लक्ष्मी गणेश की आरती गाता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जर्मनी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट। हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट का मतलब क्या है? किसके अंतर्गत आ गई थी जर्मनी? कौन डिसीजन लेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस? गवर्नमेंट। सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी एक्सेप्ट नाजी पार्टी, दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब बताओ, सभी पार्टीज का करियर खत्म। अब समझ गए क्यों लिखा हुआ था यहां पर? ये जो पार्टी थी ये शांत हो गई थी, लगातार क्रिटिसाइज करती हुई आई थी हिटलर को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी हिटलर के टाइम पर शांत क्यों हो गई? क्योंकि जर्मनी बिकेम सेंट्रलाइज स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम जो अभी तक जर्मनी के अंदर चला आ रहा था वो क्या हो गया? हिटलर ने क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया, और सिर्फ एक ही पार्टी का अलाउ करा। कौन सी पार्टी?
अपनी खुद की पार्टी, नाजी पार्टी। और फिर ये कुछ जो जितनी भी पार्टीज हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, कुछ बचेंगी क्या बताओ? नहीं। आर्मी ऑफ ब्राउन शर्टेड एंड जैक बूटेड स्टॉर्म ट्रूपर्स, इट वॉज एक्सपेंडेड। ये जो कपड़े पहनते थे इनको बोला जा रहा है, ठीक है। मैं आपको ये जो हिटलर खुद कपड़े पहनता था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली ड्रेस हिटलर की, क्या लिखा हुआ है? ब्राउन शर्टेड, जैक बूटेड। और इसकी फौज को स्टॉर्म ट्रूपर्स बोला जाता था, यानी कि इससे कहने का इसका एक मतलब था हाईली प्रोएक्टिव पीपल हु वर हाईली एनर्जाइज्ड। हाईली एनर्जाइज्ड प्रोएक्टिव फोर्सेस। इसने एक ग्रुप बनाया, हिटलर यूथ, कि जितने यंग बच्चे हैं जर्मनी के, स्पेशली नाजी, वो जिंदगी में अपना वक्त बर्बाद ना करें फालतू गेम खेलने कूदने में। दे शुड बिकम प्रोडक्टिव एसेट ऑफ जर्मनी एंड दे शुड वर्क डे एंड नाइट फॉर जर्मनीज प्रोग्रेस, जर्मनीज ग्रोथ। एंड इसने एक लेबर फ्रंट भी ऑर्गेनाइज करी। ट्रेड यूनियंस वगैरह जैसी जो चीज़ें थी वो हिटलर को फालतू लगती थी, तो ट्रेड यूनियंस वगैरह वर एबॉलिश्ड एंड द लीडर्स वर अरेस्टेड। स्ट्राइक वर मेड इलीगल, वेजेस वर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, टोटल स्टेट कंट्रोल वॉज एक्सटेंडेड ओवर द प्रेस, थिएटर, सिनेमा, रेडियो एंड ओवर एजुकेशन। क्यों? हिटलर बिलीव कि लोगों को बार बार जो भी चीज़ सिखाई जाती है, अगर वो उनके दिमाग में भरी जाए, कोई भी हो जाए लोग, हिटलर ये मानता था कि अगर मैं अपने आप से भी 100 बार अगर एक ही चीज़ कहता रहूँगा ना, तो वो मेरे दिमाग और जहन में बैठ जाएगी, क्योंकि एक एनर्जी, एक ऑरा क्रिएट होगा। तो हिटलर बिलीव्ड इन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ लर्निंग। किसी भी चीज़ को जो अखबारों में छापा जा रहा है लोग वही पढ़ रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, टीवी चला रहे हैं तो वही आ रहा है, रेडियो सुन रहे हैं तो वही आ रहा है, और स्कूल की किताबों में उन्हीं चीज़ों का जिक्र है। तो लोग जब पूरे दिन 24 घंटे उसी ऑरा से घिरे रहेंगे, तो वो उनके दिमाग में कैसे बात नहीं बैठेगी बताओ? नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा जो था, हिटलर जिस पे भरोसा करता था, हिटलर ने उसके हाथों में जिम्मेदारी दी थी जोसेफ गोबल्स, जिसने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थ्रू प्लान प्रोपेगेंडा। हिटलर का यह मकसद था ना कि हर जगह टीवी, रेडियो, प्रेस, सिनेमा, स्कूल की किताबों में हर जगह नाजिज्म 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 की आइडियोलॉजी को फैलाओ। तो इसकी जिम्मेदारी मार्केटिंग, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो हिटलर का, जोसेफ गोबल्स, क्लास 9 में भी इसका नाम गिवन है एनसीईआरटी में। ये एक प्रकार से हिटलर का मार्केटिंग एजेंट था। एक सीक्रेट पुलिस फोर्स भी बनाई गई जिसका नाम था गैस्टापो। इट वॉज रन बाय हिमलर। अगेन हिटलर का एक
ट्रस्टवर्दी आदमी। हिमलर। नाजी की पॉलिसी क्या थी, एटीट्यूड क्या था टुवर्ड ज्यूस, ये चीज़ आप जानते हो। रिप्रेसिव मेजर्स और सप्रेसिव मेजर्स लेने के साथ साथ जो हिटलर की जो सरकार थी, दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिप्रेसिंग जूइश पीपल। ज्यूस जो थे इनको गवर्नमेंट पोजीशन से हटा दिया गया, यूनिवर्सिटी से बेदाखिल कर दिया गया इनको, एंड नागरिकता इनकी छीन ली गई। ज्यूस जो भी बिजनेस रन करते थे उसको शट डाउन कर दिया गया, और जहाँ पर भी वो रहते थे उनकी बिल्डिंग्स को, सब जगह को अटैक करा गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो आप देखोगे कि हिटलर जर्मनी में बड़े सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाता है, बैरक्स बनाता है जहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस थे, वॉच टावर्स बनाता है कि सैनिक जो है, नाजी जो सैनिक है वो इन पर निगाह रख सकें, और ज्यूस को बंधुआ नौकर बनाकर, बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती थी। बाद में इसने उन्हीं जगह को एक्सटर्मिनेशन कैंप्स, घीटो चेंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। याद है गैस चेंबर जहां पर ये लाता था उनको मारता था। वेयर इंडस्ट्रियल मीन्स ऑफ मर्डर सच एज गैस चेंबर्स वर यूज टू किल देम इन वॉट नाजी टर्म द फाइनल सॉल्यूशन। कि ज्यूस को धीरे धीरे करके क्या मारना है, एक साथ बल्क में मारना है अगर इनको मिटाना है, तो उस इवेंट को कहा गया द फाइनल सॉल्यूशन, जब इनको गैस चेंबर में लाकर मारा जाता था। हिटलर ना बड़े टाइम से इंतजार कर रहा था जब तक वॉन हिंडनबर्ग, कौन था हिंडनबर्ग, जर्मनी का प्रेसिडेंट, तब तक तो हिटलर कुछ नहीं बोला। अगस्त 1934 में जब हिंडनबर्ग की मृत्यु होती है, ठीक है, एंड हिटलर अपार्ट फ्रॉम बीइंग चांसलर ही बिकेम बोथ प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी, हिटलर ने जर्मनी के निवासियों को, देशवासियों को यह भरोसा दिलाया था कि मैं जर्मनी की आर्म्ड स्ट्रेंथ को वापस करूंगा, और वर्सलीज ट्रीटी के जितने भी प्रोविजंस हैं मैं तो नहीं मान रहा हूं, जिसको जो करना कर दे, मैं तो नहीं मानूंगा। जब ये वर्सलीज ट्रीटी को या उसके प्रोविजंस को नहीं मानेगा तो एक बार बताओ, जो पावर्स हैं ट्रिपल एंटेंट वाली, जो एलीज पावर्स हैं, वो प्रवोक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब समझ गए दूसरा विश्व युद्ध क्यों शुरू हो जाएगा? हिटलर ने क्या वादा करा, मैं प्रेस्टीज वापस कराऊंगा, दूंगा, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के प्रोविजंस को नहीं मान रहा, यानी कि ये तो कह सकते हैं कि डर तो बिल्कुल ही नहीं रहा है एलीज से, और जानबूझ के उनको प्रवोक कर रहा है ताकि कुछ युद्ध हो जाए और मैं इस बार दिखा सकूं कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं। वो पुराना प्रशासन था, तुमने शायद से मुझे नहीं आजमाया है, ये कहना था हिटलर का। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कुछ एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल्स थे, जो डीकॉलोनाइजेशन जो मूवमेंट्स थी, नेशनल मूवमेंट जो थी, वो एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे चल रही थी, क्या किस प्रकार से, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।